नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक है और एक माँ की दुख भरी कहानी है। दोस्तों, क्या खूब कहा गया है, धूप में पिता और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर एक औलाद पलती है। आज रमेश विदेश से वापस लौट रहा था और उसकी माँ और उसके दादी के उदास चेहरे बार बार उसके आंखों के सामने चल रहे थे। दरअसल रमेश पिछले 4 वर्षों से विदेश में ही था और इस दौरान 8 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से करीब 2 घंटे पहले ही उसने अपने पिता से वीडियो कॉल पे बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीजा न लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को यह मालूम पड़ेगा कि मैं गुड़गांव के ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पे नियुक्त हो गया हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और उसकी बूढ़ी दादी माँ उसे देखते ही अपने गले से लगा लेगी। दादी माँ के लिए जो उसने शॉल खरीदा था वह उन पे कितनी खूबसूरत लगेगी। जब रमेश घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी भाभी सीमा रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। रमेश के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वह अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर रमेश की ओर आकर दौड़ते हुए उसके गले से लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन रमेश यह देखकर हैरान था कि उसके भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। रमेश को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। रमेश बोला, हाँ भाभी, लेकिन यह भी बात सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है और आपके देवर को यहाँ के ही एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पे नियुक्त कर लिया गया है। यह सुनकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए रमेश अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वह अपनी दादी के कमरे में गया। अम्मा, देखो आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन वह हैरान रह गया कि अम्मा भी कमरे में नहीं थी। तभी रमेश का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू, किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते। तभी जल्दबाजी में उसकी भाभी सीमा पानी लेकर आई और रमेश, जो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी, यह सोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, यह बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, सीमा ने हड़बड़ाते हुए कहा और सोनू की आंखों से इशारे से बाहर जाने के लिए कहने लगी। तभी रमेश बोला, लेकिन भाभी, माँ और अम्मा कहाँ हैं? वह मुझे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहे? तभी उसकी भाभी सीमा अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। पर यात्रा पर तो माँ और दादी 1 महीना पहले गए थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था और मैं उन्हें कब से फ़ोन पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फ़ोन ही नहीं लगता। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें आने में कुछ और समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, इस कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। परेशानी की कोई बात नहीं, वे बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर सीमा वापस रसोई घर में खाना बनाने चली गई
और रमेश थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसके आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया है। आज आपका बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया है। रमेश को वह दिन याद आने लगा जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर दी थी कि आगे की डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन विदेश के एक बहुत बड़े कॉलेज में हो गया है। जब रमेश ने अपने घर में सभी लोगों को यह खुशखबरी सुनाई थी तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। वहीं दूसरी ओर उनके मन में बेटे से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि दादी के साथ रमेश का खास लगाव था। रमेश भी उनसे बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक रमेश अपनी दादी के पास ही सोता था, उनसे कहानी सुना करता था। रमेश के बड़े भाई ने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया था और उसकी भाभी एक गृहिणी थी। माँ से घर का काम कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता था। अब दादी की भी कमर झुक गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। रमेश के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान रमेश की माँ सविता जी रखती थी। जब रमेश ने उन्हें विदेश जाने की बात बताई तो उसकी माँ और दादी बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे पूरा हौसला दिया। उन्हें उस पर पूरा यकीन था। जिस दिन रमेश की फ्लाइट थी तो उसे घर से निकलने से पहले रमेश अपनी दादी का आशीर्वाद लेने गया तो दादी माँ ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में रख दी और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़े प्यार से उसकी ओर देखने लगी। तब रमेश ने कहा, दादी माँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिलने आता रहूँगा। रमेश को विदा करते हुए उसकी माँ भी बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए बड़ी खुशी खुशी विदा किया था। सबसे आशीर्वाद लेने के बाद रमेश ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपना पार्ट टाइम जॉब से वो पैसे कमाता था। उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भेज दिया करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीज़ा न लग पाने के कारण वह घर नहीं आ पा रहा था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी, परंतु पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। अपनी माँ और दादी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग उसे बहुत कम बात करते थे। रमेश लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारता जा रहा था। तभी उसकी भाभी सीमा कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह रमेश के मन में था, वो सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजा भतीजी उसके पास आए। हमारे लिए क्या लाए हो चाचू? तभी रमेश ने उन दोनों को अपने बैग से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स निकाल कर दिए। पिताजी तो अब नहीं रहे और माँ दादी भी घर पर नहीं है। यह सोचकर रमेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना ही घर काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका भाई काम से वापस आया तो थोड़ी देर के लिए रमेश ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब सा लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, यह सोचकर उसका मन अशांत हो रहा था। अगले दिन रमेश ने अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही रमेश अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के कर्मचारी झुककर उसका अभिवादन करने लगे। रमेश ने जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ बना रहे। अस्पताल में सभी लोग उससे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे।
रमेश को भी मरीजों का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब रमेश मरीजों का हाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो एक अस्पताल के बेड पर लेटी एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। उस बूढ़ी अम्मा के कुम्हलाए हुए शरीर को देखकर लगा कि जैसे वह कुछ जानी पहचानी है। वह दीवार की ओर चेहरा किए सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सिर को ढक रखा था। चांदी से चमकते हुए बाल उसके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर रमेश को कुछ आकर्षण सा महसूस हो रहा था। रमेश जब केबिन की ओर से वापस आने लगा, उसी समय सफाई कर्मचारी सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे। फोन पर बात करते करते अचानक रमेश के कानों में एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की एक नर्स एक अधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब तुम लोगों से काम ही नहीं बन पाता तो नौकरी क्यों पकड़ लेती हो? घर क्यों नहीं बैठ जाती? ढंग से पोछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ क्या कर रही हो? वह बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर रमेश को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वह उस ओर गया, उसे उस महिला कर्मचारी में अपने माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकती है। यह सोचते हुए जैसे ही थोड़ा और नज़दीक आया, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर रमेश दंग रह गया, क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ ही थी। उसकी माँ के आंखों में अश्रुधारा बहती जा रही थी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। उसी समय रमेश के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो तुम्हें मैं निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी उम्र की औरत से ऐसे बात करने की? वह कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से रमेश की ओर देखने लगे। तभी रमेश के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और अम्मा कहाँ है? अपने बेटे को देखकर सविता जी अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और उसी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई बूढ़ी अम्मा के पास ले गई, जो फटी हुई साड़ी में निढाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी को ऐसी हालत में देखकर रमेश का दिल करुणा से भर आया। तभी उसकी दादी भी नींद से जाग गई। सविता जी ने कहा, देखो अम्मा जी कौन आया है। आपका पोता डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू उमड़ आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे को सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिए। लेकिन रमेश के दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। वह बोला, माँ दादी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या बात है? तभी अम्मा ने कपकपाती आवाज़ में कहा, बेटा तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई सुमित ने तेरे पिता के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे पिता के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनवाने में खर्च कर दी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़े थे। लेकिन अब तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरी माँ को दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को 50 रुपए देने में भी आफत आ जाती थी। सीमा बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाती थी। उससे सुमित को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने 500 रुपये भी मांग लिए तो घर में कलेश शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वो दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे। तभी तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम मेरी बहू करती थी और जब मेरे और अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती थी
तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी तेरी माँ को। मुझे यह सब देख देख कर बड़ा दुख होता था, और अगर मैं कुछ कहती थी तो जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे डरा धमका कर चुप करा देती थी और कहती थी, एक तो पड़े पड़े हमारे खर्चे बढ़ा रही हो, ऊपर से मुझे ही ज्ञान देती हो। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी रमेश की माँ सविता ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हम लोगों के साथ क्या गुजरी है यह तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो सुमित से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी और मैंने उससे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे, तभी सीमा बहू ने घर में कलेश करना शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई हैं तुम्हारी माँ और दादी। अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। आए दिन तो बीमार पड़े रहते हैं। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती। मेरे बस का नहीं है इनको बना बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ो या फिर घर से निकाल दो। सीमा बहू की यह बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सुमित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा मैं हैरान रह गई यह देखकर कि सुमित की भी बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते होंगे कि सुमित मुझे कहने लगा कि मैंने गुड़गांव में रहने वाले अपने मित्र से अम्मा की तबीयत के बारे में बात की है। वह गुड़गांव के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आपको भी साथ में ले जाएंगे, बस आप कल तैयार रहना। और हाँ, वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए अपने और अम्मा के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता है, इसलिए मैंने जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन सीमा और सुमित दोनों हमें गाड़ी में बैठाकर यहाँ लेकर आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बैठा दिया और यह कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक यहीं बैठे रहे और उन दोनों के आने का इंतज़ार करते रहे कि कब वे आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे। बैठे बैठे ना जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो सुमित आया और ना ही सीमा बहू का कुछ अता पता नहीं था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वे लोग कहाँ रह गए। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बहू और बेटे को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाई वो बात अम्मा जी समझ गई कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर नहीं आए, बल्कि वह तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए थे। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर रमेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब सविता जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में, जो अपने ही बेटे ने हमें यह दिन दिखा दिया। लेकिन उसी समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को तेज बुखार हो रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल में ले गई, डॉक्टर को दिखाया। अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट कराने की सलाह दी, लेकिन बेटा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं थे। मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्चा कैसे उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम किया तो अम्मा जी का इलाज शुरू हो पाया। लेकिन वह पैसे आखिर कितने दिन तक चलते। 3 ही दिन में सारे पैसे ख़त्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा।
मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रोए जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे रोने का कारण पूछने लगी, तो मैंने उसे सारा हाल कह दिया और बताया। फिर उसने पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो क्या कर लोगी। मैंने झट से हाँ कर दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवा दिया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी, लेकिन बेटा रह रहकर अपने ही बेटे द्वारा किया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाया करता था। ऐसा कहते हुए सविता जी फपक कर रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते रमेश लगातार भारी आंखों से अपने माँ की तरफ देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ही महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और अम्मा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। यह सब देखकर रमेश से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेंट कर दूं। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर रमेश ने कैंटीन में से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। फिर उससे अपने दादी की सारी रिपोर्ट देखी और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने के बाद रमेश बोला, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर सविता जी और अम्मा थोड़े डर गए, क्योंकि वह लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहते थे जहां उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार होता था। तभी रमेश बोला, माँ दादी, वह घर आप लोगों का है और आप लोगों से वह घर कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को टैक्सी में बिठाकर रमेश उनके साथ घर पहुंचा, लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उसकी भाभी सीमा की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। सीमा और सुमित अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। सुमित ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी सीमा भड़कते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है। आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताइए कि मेरी माँ और दादी कहाँ पर है। मुझे अभी उनसे बात करनी है। तभी उसका भाई सुमित बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वे केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। यह सुनकर उसका भाई सकपका गया। हड़बड़ाते हुए वो कुछ कहने ही लगा था। उसी समय रमेश के सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। सच सच क्यों नहीं बता देते कि उन दोनों को धोखे से घर से बाहर निकाल दिया है। तभी रमेश ने अपनी माँ और दादी को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुलाया। सविता जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू के गाल पर जोरदार तमाचे रसीद कर दिए। घर में उपस्थित सभी मेहमान यह सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद ले रहे थे, वे अब उन्हें घृणा की नज़र से देख रहे थे और फुसफुसाकर आपस में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी हाजिर हो गई। तब रमेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वह लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। उन्हें ही उनके घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, वह दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही सीमा और सुमित ने पुलिस को देखा, उन्हें तो दिन में ही तारे नजर आने लगे। वो दोनों झट से अपने माँ और दादी के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी सविता जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी पुलिस कांस्टेबल बोला, अब चलिए बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की यह बात सुनकर सीमा अंदर तक कांप गई
और रुआसी आवाज़ में बोली, माँ प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर सविता जी पत्थर बनी जस की तस खड़ी रह गई। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीटकर बाहर तक ले जाने लगी, तभी सविता जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। यह सुनकर सीमा और सुमित खुश हो गए। फिर सविता जी ने कहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। माफ़ी तो तुम्हें ज़िंदगी भर में नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेंट मैं केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर में पड़े पुराने और फालतू सामान की तरह लगते हो, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान के समान ही लगते हैं। सविता जी की बातें सुनकर सीमा और समित की नज़रें झुक गई। शायद वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। फिर सविता जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है, वह है रमेश। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर सुमित की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुमित और सीमा सविता जी के आगे रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकर्मों की सज़ा उन्हें दे दी गई थी। इस तरह से सविता जी को उनका घर वापस मिला और वे अपनी सास और अपने बेटे रमेश के साथ खुशी खुशी रहने लगी और उन्होंने अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से बाहर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। ठीक ही कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने माँ बाप के साथ बुरा करने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि आप भी माँ बाप बनेंगे और आपके साथ भी आपके बच्चे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आपने अपने माता पिता के साथ किया होगा, क्योंकि आपके बच्चे भी उसी घर में रहेंगे और वो वही सीखेंगे जो देखेंगे। इसलिए कभी अपने माँ बाप का अनादर ना करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।